पिछले वीडियोस में हमने फोर्स के बारे में सारा कुछ देख लिया था। अब बात करेंगे मोमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो हम लोग कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि कॉमन होता है फर्स्ट ईयर में, सबको पढ़ना होता है सारी ब्रांचेस को, और ये आइदर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में होगा या सेकंड सेमेस्टर में होगा। तो इसके पिछले जितने सारे वीडियोस थे हमने फोर्सेस की, फोर्स सिस्टम की बातें करी, ठीक है। मतलब कोई बॉडी है या पार्टिकल है, ठीक है, उस पर अगर फोर्स लग रहा है तो वो क्या करेगा, मोशन कॉज करेगा उस बॉडी में, ठीक है। लेकिन अगर उस फोर्स के वजह से बॉडी रेस्ट में है तो उसको हम स्टैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम स्टैटिक्स ही पढ़ रहे हैं अभी। तो सिर्फ जो अगर फोर्स लग रहा है बॉडी पर, वो सिर्फ मोशन कॉज नहीं करता, मतलब लीनियर डायरेक्शन में मोशन कॉज नहीं करता, वो उसके अलावा क्या कर सकता है, रोटेशन भी पैदा कर सकता है, ठीक है। मतलब जो आपके बॉडी पर फोर्स लग रहा है वो रोटेशन भी पैदा कर सकता है। कैसे समझते हैं इसको? तो सपोज़ कोई एक बॉडी है आपके पास, इस टाइप की रिजिड बॉडी है, ठीक है। ये इसको यहाँ पर सपोज हिंज किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर इसके फोर्स लग रहा है ऐसे। तो ये जो फोर्स लग रहा है वो क्या करेगा इस बॉडी को, सपोज ये डिस्टेंस है d, तो ये वाला फोर्स क्या करेगा, ये वाला फोर्स बॉडी को इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है। मतलब ये रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। कैसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है? काउंटर क्लॉकवाइज। मतलब घड़ी ऐसे घूमती है ना, घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमती है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। तो क्लॉक के अपोजिट घुमाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये काउंटर क्लॉकवाइज बोल रहे हैं इसको, ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज मोशन जनरेट कर रहा है, मतलब रोटेशन जनरेट कर रहा है। तो जो फोर्स के वजह से रोटेशन जनरेट होता है उस टाइप की चीज़ को क्या बोलते हैं हम? मोमेंट बोलते हैं। तो मोमेंट किसके अबाउट? मोमेंट हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट लिया जाता है। तो अगर इस हिंज वाले पॉइंट को मैं ओ बोल दूँ तो पी के वजह से मोमेंट क्या आएगा? मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम दैट पॉइंट। एक एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहले तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे होगा? मल्टीप्लाई होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, उस पॉइंट से लेके उस फोर्स का कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा P इंटू डी, ठीक है। तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय जो डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट दैट पॉइंट। और वो डिस्टेंस कौन सा लेना है? डिस्टेंस लेना है उस पॉइंट से लेके उस फोर्स तक का डिस्टेंस। तो अगर हम 3D में नहीं जाते हैं, सिर्फ प्लेन की बात करते हैं, तो दो टाइप के आपके मोमेंट हो सकते हैं, ठीक है। मतलब सेम बॉडी में बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में ईजी हो। सपोज एक ऐसे बना ली बॉडी सेम, और उसी बॉडी को ऐसे बना लिया। एक बार फोर्स लग रहा है ऐसा नीचे से, एक बार फोर्स लग रहा है ऊपर से। सपोज दिस इज पी, ठीक है। तो इस फोर्स का मोमेंट होगा, सपोज यहाँ से डिस्टेंस है डी, ये है पॉइंट ओ, ये भी है पॉइंट ओ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है डी, ठीक है। दोनों केस में मोमेंट क्या होंगे? पी क्रॉस डी होंगे, क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? मोशन काउंटर क्लॉकवाइज हो रहा है, तो ये जो मोमेंट होगा वो क्या होगा? काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। और इस केस में क्या हो रहा है? क्लॉक जिस डायरेक्शन में मूव करती है उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए ये क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, ठीक है। तो जब तक हमारा कोप्लेनर फोर्सेस की बात हो रही है तो हमें वेक्टर फॉर्म में जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे फोर्स अपना वेक्टर है, इसलिए मोमेंट भी एक वेक्टर है। लेकिन अगर हमको डायरेक्शन पता करनी है इस कोप्लेनर वाले सिचुएशन में, तो हम आइदर काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेंगे या तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेंगे। तो दोनों में से जिसको पॉजिटिव मानेंगे दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन के लिए ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आइदर आपका मोमेंट जो है वो क्लॉकवाइज हो सकता है या तो काउंटर क्लॉकवाइज हो सकता है, ठीक है। वैसे अगर आपको इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल।
लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ अगर वो क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज है इतना पता चल जाता है तो उतना काफ़ी है, इससे डिटेल में जाने की ज़रूरत अभी तक नहीं है, आगे पढ़ेगी तो हम पढ़ लेंगे। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपने अगर अपने घर पर दरवाज़ा देखा होगा, ठीक है, तो दरवाज़ा कैसा होता है, कुछ इस टाइप का दरवाज़ा होता है अपना, यहाँ पर ऐसे हिंज टाइप का लगा होता है, ठीक है, यहाँ सपोर्ट होता है ऐसा। तो दरवाजे पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हैंडल होता है, ठीक है, मतलब उसके कॉर्नर में हैंडल होता है, ठीक है, इस टाइप का हैंडल होता है कॉर्नर में। तो हम क्या कर रहे हैं, एक टाइप से हम ये कर रहे हैं, अगर इसको 2D में देखें हम, तो हम फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, उसके एंड पे लगा रहे हैं, मतलब इतना मोमेंट जनरेट हो रहा है। सपोज ये डिस्टेंस d है और फोर्स F लगा रहे हैं हम, तो F क्रॉस d इतना मोमेंट जनरेट हो रहा है, इस हैंडल पे फोर्स लगाते हैं। अगर इसके जगह यहाँ पर होता, हैंडल बीच में कहीं होता, तो उसका हिंज से डिस्टेंस होता कितना, सपोज d1 बोल देता हूँ मैं, तब मोमेंट कितना आता, सेम फोर्स के वजह से, सेम फोर्स की वजह से मोमेंट आता है F क्रॉस d1, ठीक है। तो ये वाला मोमेंट क्या है, ये वाला मोमेंट लेस है एज़ कम्पेयर टू अबव मोमेंट, ठीक है। मतलब हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता अगर हम बीच पे फोर्स अप्लाई करते हैं एज़ कम्पेयर टू ये बीच वाला, मतलब अगर एंड पे अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं सेम फोर्स अप्लाई करता हूँ मिड पे और सेम फोर्स अप्लाई करता हूँ एंड पे, तो ये पॉसिबिलिटी है कि दरवाज़ा इस केस में नहीं खुलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको, मतलब आपका डिस्टेंस कम हो जा रहा है, तो अगर आपको सपोज m मोमेंट चाहिए, ठीक है, मतलब कुछ मोमेंट की पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, ठीक है, दरवाज़ा खोलने के लिए, सपोज 10 किलो न्यूटन मीटर, ऐसा कुछ मोमेंट आपको चाहिए दरवाज़ा खोलने के लिए। तो अगर मेरा फोर्स सेम है लेकिन डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम होते जा रहा है, तो डिस्टेंस कम हो रहा है, फोर्स सेम है, तो मोमेंट क्या होते जाएगा, मोमेंट कम होते जाएगा, ठीक है। मतलब आपको क्या चाहिए, आपको अगर ये दरवाज़ा खोलना है मिड पर फोर्स लगा के, तो आपको फोर्स ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। वी हैव टू अप्लाई मोर फोर्स टू ओपन दी डोर, ठीक है, इन मिडल, ठीक है। थोड़ा समझ में आया, आप घर में भी एक बार जाकर ट्राई करना, एक बार उंगली से उसके एंड पे पुश करके देखना फोर्स लगा के, एंड एक बार मिड पे फोर्स लगा के देखना, तो आपको फील हो जाएगा उंगली पे कि मिड में ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी एज़ कम्पेयर टू एंड। तो इस टाइप के सिंपल एग्जांपल से हम मोमेंट को समझ सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स और इक्विलिब्रियम कंडीशंस देखेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। किसके लिए, पहले हमने देखा था कोप्लेनर कॉन्करेंट के लिए, अब हम देखेंगे कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट के लिए, ठीक है। नॉन कॉन्करेंट मतलब जो एक पॉइंट से पास नहीं होती, और कोप्लेनर मतलब जो एक ही प्लेन में है। तो ये चीज़ देखेंगे हम अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।